तो ये है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी देखो क्या होता है, मान लो कि आपके पास में एक छोटी सी ग्लास ट्यूब है, ठीक है। उस ग्लास ट्यूब को आप क्या करो, लेंथ उसकी ज़्यादा होगी डायमीटर के रेस्पेक्ट में। अगर उस, मान लो ऐसी ट्यूब है, अगर उस ट्यूब को आप किसी वाटर के अंदर पुट करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, पानी ऊपर आ जाता है। कभी पानी ऊपर आएगा, कभी डाउन जाएगा, कभी उसी लेवल पे रहेगा उस ग्लास ट्यूब के अंदर। वो चीज़ क्या होती है, वो होती है कैपिलैरिटी। अब वो कैपिलरी राइज हो रहा है, या कैपिलरी डिप्रेशन आ रहा है, या कैपिलरी सरफेस रह रहा है। देखो कैपिलरी में इस ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। इसमें अगर राइज आता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज, उसमें अगर फॉल आता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी डिप्रेशन। सेम लेवल में भी आ सकता है, वो हम देखेंगे कैसे कैसे आता है। मान लो मैंने एक ग्लास ट्यूब ली, वहाँ पे वाटर ले लिया और उस ग्लास ट्यूब को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब देखो, अब इसकी वजह से कैपिलरी राइज की वजह से ये ऊपर जाएगा, हुआ क्लियर। यहाँ पे जाएगा तो एक हाइट तक जाएगा, और हमेशा हम देखते हैं कोई भी ग्लास ट्यूब के अंदर अगर आप भरते हो उसको, तो उसका ऊपर वाला जो सेक्शन है वो ऐसे कर्व शेप ले लेता है, हुआ क्लियर। ऐसी अगर कर्व शेप लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे या तो वो कॉनकेव शेप लेगा या फिर कॉन्वेक्स शेप लेगा। तो जब राइज होता है तो वो कॉनकेव लेता है, और जब डिप्रेस होता है तो कॉन्वेक्स लेता है। कैसे लेगा उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। सबसे पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये क्या हुआ, H। इस ट्यूब के अंदर जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो यहां से राइज हुआ है, वो क्या करेगा, इसका पूरा वेट और इसमें जो राइज हुआ है उसका सरफेस टेंशन, दोनों की बैलेंसिंग होगी, तभी तो ये इसी में रहेगा, अदरवाइज तो ऊपर नीचे होता रहेगा, फ्लक्चुएट। हुआ क्लियर। तो इसको स्टैटिक के लिए क्या होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम आना पड़ेगा। उसकी इक्वेशन में बैलेंसिंग कर दिया। तो ये क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड इन द ग्लास ट्यूब इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन। उसका कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो वेट mg होता है, mg को लिख दिया मैंने, डेंसिटी टू वॉल्यूम इनटू g। वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेटरल डायमेंशन, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई लेटरल डायमेंशन। तो π/4d² इंटू h इंटू g। ये क्लियर हुआ। वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, ये मैंने थीटा ले लिया, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा आता है, cos थीटा, cos थीटा। सिग्मा पाई इंटू डी, सिग्मा कहाँ लग रही है, इसकी सरफेस पे, तो सरफेस टेंशन इंटू पाई इंटू डी। क्लियर है। तो यहां से इसको इक्वेट किया तो यहां से क्या हुआ, इस डी से ये डी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन 4 जी डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है। H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी राइज बोलेंगे। अगर ये डिप्रेस होता, नीचे जाता, फॉल होता, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी फॉल बोलते हैं। हुआ क्लियर। अब ये तो समझ में आ गया सर, फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला हमने याद भी कर लिया और फॉर्मूला डिराइव भी कर लिया। आया कैसे ये कैपिलरी राइज हुआ कैसे, और कैपिलरी डिप्रेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका रीजन बताओ। तो रीजन देखते हैं, पहले नोट कर लो इसको फटाफट, फिर इसका मेन रीजन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कैपिलरी का रीजन होता है कोहेजन एंड एडहेशन बोथ। कैसे, वो देखो। कोहेजन एंड एडहेशन बोथ कैसे हुआ वो देखो। अब जब ये ग्लास ट्यूब, ठीक है, और इसके अंदर का वाटर, दोनों क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। हुआ क्लियर। तब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, एडहेशन। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोहेजन। बताया था सेम पार्टिकल्स है, कोहेजन अट्रैक्शन फोर्स बताएगा। डिफरेंट पार्टिकल से अलाइक मॉलिक्यूल एडहेशन, ए एंड ए बताया था। तो क्या होता है,
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एडिशन हो जाएगा। तब अब ये क्या कह रहा है, कोहेजन एंड एडिशन है तो डिपेंडेंसी आ जाएगी कि कोहेजन डोमिनेटिंग है या एडहेशन डोमिनेटिंग है। जैसे हमने किस में किया था, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने किया था विस्कोसिटी में, क्या रीजन थे, दो रीजन थे, कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। लिक्विड के अंदर कोहेजन डोमिनेटिंग था, ओनली नहीं लिखवाया था मैंने, लिक्विड में कोहेजन डोमिनेटिंग था, और गैस के अंदर मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज डोमिनेटिंग था। सरफेस टेंशन में ओनली कोहेजन आया था, उसका तो कोई झंझट ही नहीं है। यहां पे कोहेजन एंड एडहेशन आ रहा है, मैंने और नहीं लिखा है, एंड मतलब दोनों आ रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन डोमिनेटिंग है कौन नहीं है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला केस, अगर कोहेजन ज्यादा है और एडहेशन कम है तो क्या रिजल्ट आएगा इससे। देखो कोहेजन मतलब ज्यादा है तो अपने पार्टिकल के बीच में रहने की कोशिश करेगा वो। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिसके अंदर मैंने ग्लास ट्यूब ले ली है, ठीक है, और यहां तक वाटर है, अब ये क्या करेगा, अगर कोहेजन ज्यादा हो गया तो ये पार्टिकल अपने अंदर रहने की कोशिश ज्यादा करेंगे, ना कि इस ग्लास ट्यूब के कांटेक्ट में आएंगे। तो ये क्या करेगा, अगर ग्लास ट्यूब ऐसे आ रहा है तो ये यहां पे डिप्रेस हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। हुआ क्लियर। तो यहां पे क्या हुआ, इतनी हाइट पर डिप्रेस हो गया। तो यहां पे भी H इज इक्वल टू क्या आता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। क्लियर है क्या। चलो ये इतना डिप्रेस हो गया तो यहां पे बन रही है कॉनकेव शेप, यहां पे बन रही है कॉन्वेक्स शेप। तो देखो यहां से थीटा कितना आ रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, और यहां पे थीटा कितना आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है ना। तो अगर एडहेशन ज्यादा है, सॉरी कोहेजन ज्यादा है, तो पार्टिकल अपने अंदर रहने की कोशिश करेगा। तो रहने की कोशिश करेगा तो राइज होगा कि फॉल होगा, यहां पे हो जाएगा फॉल, स्टार मार्क कर लेंगे। सेकंड देखते हैं, अगर कोहेजन ज्यादा है, सॉरी कोहेजन कम है, एडहेशन ज्यादा है, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, कोहेजन कम है ना, ये पार्टिकल अपने बीच में रहने की कोशिश नहीं करेंगे, और एडिशन ज्यादा है तो इसके साथ में चिपकेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे। हुआ क्लियर। तो यहां पे ये क्या बना लेंगे, कॉनकेव शेप बना लेंगे, और जब इसका और इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो क्या करेंगे हम, एडहेशन हो जाएगा। तो एडहेशन होता है तो क्या होता है, राइज होता है, और अगर राइज हो रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा, और यहां पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। हुआ क्लियर। अब देखते हैं, अगर यहां पे कोहेजन और एडिशन दोनों इक्वल हो गया, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो सारी है, अगर इक्वल हो गया तो थीटा एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तब क्या आ जाएगी, वाटर लेवलिंग आ जाएगी। थर्ड लिखते हैं, अगर कोहेजन इज इक्वल टू एडहेशन हो जाए, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, नो राइज नो फॉल, आ क्या जाएगा, वाटर लेवल आ जाएगा। तो यहां पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो अगर थीटा 90 डिग्री है, फॉर्मूला हमने ये लिखाया, थीटा 90 डिग्री से कम है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो मैं H को हाइट ले रहा था, नेगेटिव हाइट का मतलब क्या होता है, डेप्थ होता है। तो ये तो बोले अगर ये राइज है इसके लिए तो H की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये फॉल हो जाएगा ना। H नेगेटिव आ गया, किसकी वजह से H नेगेटिव कब हो सकता है, 4 सिग्मा रो जी डी चारों नेगेटिव नहीं हो सकते, बचा कौन, कॉस थीटा। तो नेगेटिव होने का रीजन क्या है, उसकी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, तो थीटा पे भी डिपेंडेंसी आ रही है। अब
इसके ऊपर एक आता है वेटिंग इफेक्ट थीटा की वैल्यू पे। अगर थीटा आपका 90 डिग्री से कम है तो राइज होगा, थीटा 90 से ज़्यादा है तो फॉल हो जाएगा। क्लियर कट समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप प्लास्टिक की बोतल में पानी डालते हो, उसी पानी को वापस खाली कर दो, तब क्या होता है, उसके अंदर पानी के पार्टिकल रह जाते हैं, रहते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, उसके साथ में वेटिंग इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन एक बोतल के अंदर मर्क्यूरी डालो, Hg 13,600 kg पर मीटर क्यूब, जिसकी डेंसिटी बताई थी मैंने, वो डालो और उसको खाली कर दो। और जब खाली करेंगे ना, एक भी पार्टिकल उसके अंदर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसमें कोहेजन बहुत ज़्यादा है, एडहेशन है ही नहीं, तो चिपकेगा ही नहीं। अब ये है ना, जहाँ पे एडहेशन ज़्यादा है, ये है कोहेजन ज़्यादा है। यहाँ पे पता चल रहा है थीटा 90 से कम है, तो हम यहाँ से रिजल्ट क्या निकाल लेंगे, जिसका थीटा 90 डिग्री से कम है वो क्या दे देगा, हमें वेटिंग इफेक्ट दे देगा। और जिसका थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेटिंग इफेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दे देगा वेटिंग इफेक्ट, यहाँ पे नॉन वेटिंग इफेक्ट। ये कौन देता है, वाटर दे देता है, वाटर ग्लास ट्यूब के साथ में देता है। ये कौन देता है, Hg दे देता है। सॉरी, उल्टा लिख दिया, जस्ट उल्टा लिख दिया। अगर थीटा आपका 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या दे देगा, ये रहा ना, वापस से देखो, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये क्या देगा, Hg देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेटिंग इफेक्ट। ये कौन देता है, वेटिंग इफेक्ट, वाटर। हुआ क्लियर? अब अगर आपको पूछ ले कि पानी की बोतल के अंदर अगर मैंने पानी डाल दिया और उसको वापस खाली कर दिया, तो बताओ किस वजह से उसमें पानी चिपका रहा, आप उसका रीजन, इफेक्टिव रीजन क्या दोगे? क्यों? क्योंकि सर यहां पे एडहेशन ज्यादा हो रहा है, कोहेजन कम है, इसलिए दे रहा है। फिर उसके बाद में अगर आपको पूछा जाए कि अगर इसको कैपिलरी ट्यूब के अंदर डाला जाए तो ये क्या इफेक्ट देगा, तब आप इसको डिफाइन कर दोगे कि सर इसमें तो राइज हो जाएगा। राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि एडेशन ज़्यादा है, कोहेजन कम है। कोहेजन कम है तो पानी के मॉलिक्यूल में इतनी बॉन्डिंग नहीं है जितनी वो दूसरे पार्टिकल के साथ में बॉन्डिंग बना रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे आया इफेक्ट, कैसे नहीं आया। अब लास्ट बात आती है इस शेप की। हुआ क्लियर? देखो, राइज हो रहा है और थीटा की वैल्यू 90 से कम है। अगर राइज हो रहा है, थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो आपकी कौन सी शेप आ रही है? कॉनकेव शेप आ रही है। थीटा 90 से कम है, वेटिंग इफेक्ट दे रहा है, तो शेप कौन सी आएगी? कॉनकेव शेप आएगी। और अगर ये है थीटा 90 से ज्यादा है, डिप्रेस हो रहा है, तो क्या आ जाएगी? कॉन्वेक्स शेप आ जाएगी। इस शेप को हम क्या बोलेंगे? इसका कुछ नाम होना चाहिए ना। तो ये जो शेप है ना, इसका शेप का नाम होता है मेनिस्कस शेप बोलते हैं इसको। चाहे ये कॉनकेव हो चाहे ये कॉन्वेक्स हो, इसको क्या बोलते हैं? मेनिस्कस बोला जाता है। याद रखना। अब आपको इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन मेनिस्कस शेप विल बी हॉरिजॉन्टल और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और नन ऑफ दीज। क्या लिखोगे? थीटा की वैल्यू क्या दी है उसने? 90 डिग्री से ज्यादा। 90 डिग्री से ज्यादा दे दी तो सीधा सीधा डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेस हो रहा है तो ऐसे आएगा। इसको क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स शेप। अगर वो कह रहा है थीटा की वैल्यू 90 से कम है, सीधा सीधा राइज हो जाएगा। राइज होता है तो ऐसा आता है, तो कॉनकेव शेप। और उसने अगर ये बोल दिया कि वेटिंग इफेक्ट है, तो कैपिलरी राइज होगा या कैपिलरी फॉल होगा। वेटिंग इफेक्ट किसकी वजह से आता है? जब आपका एडहेशन ज्यादा होता है तभी वेटिंग इफेक्ट आता है। जब एडहेशन ज्यादा होगा तो राइज होगा या फॉल होगा? ऑब्वियसली राइज होगा। राइज आएगा तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव,
मीन्स हाइट इज पॉजिटिव, तो ये राइज कर जाएगा। और वहां पे पूछ ले कि वेटिंग इफेक्ट अगर कोई भी फ्लूइड दे रहा है तो उसकी शेप क्या होगी मेनिस्कस की, सीधा सीधा वेटिंग इफेक्ट दे रहा है, राइज हो जाएगा। राइज में कॉनकेव शेप आती है, तो वेटिंग फ्लूइड क्या दे रहा है, कॉनकेव शेप दे रहा है। सिंपल से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें से नहीं करते 20-25 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, जितने बनाना चाहो। अब इसको कैसे ही तोड़ मरोड़ के आपको क्वेश्चन दे दे, आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। क्लियर है? फटाफट नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। हो गया क्लियर? एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख के दे रहा हूं मैं, वो नोट पॉइंट अपने बुक में लिख लेना और अपने दिमाग में बैठा लेना। क्यों? क्योंकि इस पे ईएस में, जूनियर वर्क्स मैनेजर के पेपर में, आरपीएससी, जीपीएससी और सबसे ज़्यादा दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है उसमें क्वेश्चन आ रखा है। तो आपका एक नोट पॉइंट से सारे क्लियर कर देते हैं। देखो कैसे होता है, कैसे नहीं है। कैपिलरिटी टॉपिक नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। उससे पहले नोट कर लो एक चीज़ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या है ये नोट पॉइंट? खाली हमें रीजंस याद करने हैं। सबसे पहला, विस्कोसिटी का रीजन क्या था। दूसरा, सरफेस टेंशन का मतलब क्या था, रीजन क्या था, इसका बता दो। फिर उसके बाद में कैपिलरिटी का रीजन क्या था। इन तीनों के रीजन हमें याद करने हैं। विस्कोसिटी का रीजन क्या था, कोहेजन एंड मोलेक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। इसका क्या होता था, कोहेजन ओनली, और इसका क्या होता था, कोहेजन एंड एडहेशन बोथ। तीनों ऐसे ही याद करना है आपको। इसमें कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बोथ, इसमें ओनली, और इसमें ये बोथ, याद रखना। अब इसमें तो कंपैरेटिवली कोई नहीं है ना, खाली कोहेजन ही इफेक्ट है, तो इसका कोई केस नहीं है। इन दोनों के केस बनेंगे। कोहेजन ज्यादा है, किस में होता था, लिक्विड में होता था। मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज ज्यादा है, किस में ज्यादा होता है, एयर में ज्यादा होता है, मतलब गैस में ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी में इनमें डिफरेंशिएट किया था हमने। यहां पे कोहेजन ज्यादा है, एडेशन ज्यादा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंशियल आता है हमारा, कि आपका अगर ये ज्यादा है कोहेजन तो आपका डिप्रेशन हो जाएगा, और अगर एडहेशन ज़्यादा है तो आपका राइज हो जाएगा। वेटिंग इफेक्ट, नॉन वेटिंग इफेक्ट, थीटा की डिपेंडेंसी सारी आ गई इसमें। याद रखना क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसा मैंने इसमें क्वेश्चन बताया था आपको कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन, दूसरा ऑप्शन एडहेशन, तीसरा ऑप्शन कोहेजन एंड एडहेशन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्या लिखोगे, कोहेजन, ओनली कोहेजन। हुआ क्लियर? जैसे 3 आपको स्टेटमेंट दे दी, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख के दे रहा हूं। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, फर्स्ट स्टेटमेंट कोहेजन ओनली, सेकंड स्टेटमेंट एडहेशन ओनली, थर्ड स्टेटमेंट कोहेजन एंड एडहेशन बोथ। अब आपके ऑप्शन सुनो। द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन 2 ओनली 2, ऑप्शन 3 1 2 बोथ, या फिर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और फोर्थ में क्या लिख देगा, नन ऑफ दीज। ऐसे स्टेटमेंट का करेक्शन मांग लेगा। हुआ क्लियर? याद रखना कौन कौन से केस में ओनली आ रहा है, कौन कौन से एंड में आ रहा है, दोनों को लेना है। अब ऐसे मत कर देना कि विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेजन, तो याद है कोहेजन के साथ में सर एडेशन भी होता है, तो इसके अंदर एडेशन लिख दिया, और यहां पे मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज लिख दिया। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अब भी पढ़ रहे हो इसलिए आपको पता है, लेकिन जब पूरा का पूरा सिलेबस हाथ में होगा ना, तो इतनी चीजें रह जाएगी कि नोट पॉइंट याद नहीं रहेंगे, तो ये अलग से नोट पॉइंट बना लेना। क्लियर है? करो फटाफट नोट, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।